इरफान की शादी हुई कनाडा में, पाकिस्तान से आया है। उसकी स्टोरी आज आपके लिए लेकर आया हूँ। उसने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, कहता है बिलाल भाई आपका मैं चैनल काफ़ी अर्से से देख रहा हूँ, और स्पेशली अब जिस तरह आप लोगों की ज़िंदगी की मुश्किलात बताते हैं, लोगों की स्टोरीज छोटी छोटी आप बताते हैं, तो मुझे लगा कि मैं भी अपना दुख शेयर करूं। हो सकता है कहीं से कोई अच्छा मशवरा मिल जाए, क्योंकि मैं कनाडा आकर कुछ ज़हनी इंतशार का शिकार हूं। तो मैंने फिर मैसेज का जवाब दिया। मैंने कहा कि क्या मुश्किल है आपकी। कहते हैं कि बिलाल भाई मैं कनाडा आया हूं 6 महीने पहले लाहौर से, और मेरी शादी हुई है मेरी फूफी की बेटी के साथ, जो कनाडा में होती थी, कनाडा की सिटीज़न है। और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और लीड्स यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया, और सऊदीया में बहुत अच्छी जॉब की मुझे ऑफ़र थी, लेकिन यहाँ मेरी शादी हो गई। शादी तो पहले से हुई हुई थी, तो पेपर्स बन रहे थे, तो फाइनली सब कुछ इंतज़ाम कंप्लीट हुआ। तो 6 महीने पहले मैं सऊदीया जॉब पर जाकर ज्वाइन करने के बजाय कनाडा आ गया, क्योंकि यहाँ मैंने सोचा कि अपनी फैमिली को ज्वाइन करता हूँ। तो मैंने पूछा कि उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छा गया होगा। कहते हैं बिलाल भाई अगर मैं आपको डिटेल से बताऊं तो मेरी ज़रीन के साथ कोई बातचीत नहीं थी शादी से पहले। ज़रीन उसकी बीवी का नाम है, मतलब उसकी फूफी की बेटी। कहता है कि ज़रीन के साथ मेरी कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन बचपन में 3-4 दफ़ा वो लोग पाकिस्तान आए थे, तो कभी ईद वगैरह पर मुलाकात हो जाती थी, लेकिन इसके अलावा मेरी उसके साथ कभी बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन अब्बू की एक तो मर्ज़ी थी कि मैं ख़ानदान के अंदर ही शादी करूं, और दूसरा ये भी अम्मी कहती थी कि बहुत अच्छा है कनाडा जाकर सेट भी हो जाओगे। तो अम्मी को भी एतराज़ नहीं था, बल्कि ये एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन था उनके लिए भी कि चलो इस तरीके से कनाडा की सिटीज़नशिप भी मिल जाएगी। लेकिन जब मैं कनाडा आया तो मुझे ये बताया गया था कि हम आपको लेने के लिए आएंगे, लेकिन मैं कनाडा पहुंचा तो एयरपोर्ट पर कोई भी नहीं था। एयरपोर्ट पहुंचकर मैंने कॉल किया तो मेरी बीवी कहती है कि मेरी जॉब चल रही है, सॉरी मैंने सोचा था कि मैं ऑफ ले सकूंगी, लेकिन बिल्कुल पॉसिबल नहीं हुआ, तुम खुद आ जाओ। तो कहते हैं कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था नए मुल्क में आना, क्योंकि मैंने यही सोचा हुआ था कि मुझे पिक कर लिया जाएगा और घर पर ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन मुझे खुद से कैब करवा के उनको डायरेक्शंस देकर फिर पहुंचना पड़ा। खैर वो तो सिर्फ एक आगाज़ था। जब मैं पहुंचा घर में तो कहता है कि मेरी बीवी अपनी फैमिली के साथ रहती है। उनका 2 बेटियां और 1 बेटा है। जो बेटी है जिसकी शादी हुई हुई है वो अलग रहती है, बेटा उनके साथ रहता है, उसकी भी शादी हुई हुई है। और अब एक ये बेटी है जिसका शोहर ये पहुंचा था। तो कहते हैं कि जब मैं घर में एंटर हुआ तो ज़रीन जॉब पर ही थी। सब लोग मिले, लेकिन उनके मिलने के अंदाज में मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं रोटियां लेने गया हुआ था और मैं वापस आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पूछ रहा था क्या हाल है सबका, कैसे हैं। मैं बड़ा खुल और खिल के मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंसान को महसूस हो जाता है जब सामने वाले का एटीट्यूड ऐसा हो कि वो खुलकर मिलना ना चाह रहा हो, बल्कि सिर्फ सलाम वालेकुम अस्सलाम तक आपको लिमिटेड रखना चाहे। तो कहते हैं कि एक जो सिर्फ फूफी है वो मुझे अच्छे तरीके से मिली, उनके अलावा ना मेरे फूफा के मिलने के अंदाज में कोई गर्म जोशी थी। उनका जो साला है वो काम पर था। ज़रीन तो खैर उसकी जॉब चल रही थी, तो मेरे पहुंचने के 2 घंटे बाद वो फ्री होकर कमरे से निकली। तो कहती है हाय। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो कहती है या हाय, दीज पैकिंग बैग्स दिस इज योर्स। मैंने कहा क्या। वो कहता है कि मेरे सामान के बारे में पूछ रही थी कि ये तुम्हारे बक्से हैं। मैंने कहा जी जी। कहती है पिक देम अप एंड पुट देम इन द रूम देयर, द गेस्ट रूम। कहते हैं बिलाल भाई अब आप ही बताएं कि एक बंदा जो पाकिस्तान से आया है अपनी बीवी के लिए, उसकी बीवी पहले कहती है कि उसको एयरपोर्ट पर पिक करने आएगी, बाद में
वो इतना वक्त नहीं निकाल सकती कि एयरपोर्ट पर आती, बल्कि वो बंदा घर पहुंच गया, उसके भी 2 घंटे बाद वो अपने कमरे से निकली है और निकल कर ना कोई अपनायत, ना कोई एहसास, ना कोई प्यार, ना कोई मोहब्बत, मुझे बोल रही है कि अपने बक्से उठाओ और गेस्ट रूम में रखो। मैंने कर दिया जैसे मुझे कह रही थी। कहते हैं कि लेकिन बिलाल भाई तब से आज 6वां महीना हो गया है, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है कि उनके बातचीत में, उनके मुझसे मिलने के अंदाज में, उनकी मेरे से डीलिंग में एक ऐसा समझ ले कि मुझ पर एहसान है उनका। 1-2 दफ़ा तो मुझे कह भी चुके हैं, तुम्हें हमारी वजह से सिटीजनशिप तो मिल जाएगी ना, देखो कितना तुम्हारे लिए आसानी हो गई। मैंने कहा आपको ये किसने कहा? कहता है जो मेरा साला है तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब करता है, तो वैसे मेरे साथ ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, लेकिन जब भी अगर मिलता है ना तो सलाम के बाद अगर कोई बात होती है तो कहता है कि हाँ भाई इजी रोड टू सिटीजनशिप। मतलब हाँ भाई यहाँ की नेशनैलिटी लेने के लिए आसान रास्ता तुम्हें मिल गया। तो पहली दफ़ा तो मैंने उसको उसी अंदाज में लिया कि एक लाइट सा एटीट्यूड है, एक हंसी मजाक की बात हो रही है। लेकिन बिलाल भाई जब हर दफ़ा एक ही बात हो और महफिल में हो, जब बाकी लोग भी, बिकॉज हर बंदा नहीं जानता कि आपकी क्या इक्वेशन है किस बंदे के साथ, तो जब आपको ओपनली इस तरह से कहा जा रहा हो कि जैसे आप एक इजी रोड टू सिटीजनशिप अपनाई है शादी करके उनकी लड़की के साथ, तो लोग तो जज करेंगे और मैं किसी को जज करने से रोक नहीं सकता। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि बार बार मेरा साला मेरे साथ एक ही ये मजाक करता है। इसके अलावा मैंने कहा और कोई परेशानी है? कहते हैं कि उनकी मर्जी होती है कि मैं उनके डॉग को वॉक करवाने के लिए लेके जाया करूं जब तक मैं फारिग हूं, जब तक मुझे जॉब नहीं मिल रही। तो मैंने कहा आपको ऐसे किसी ने कहा? मेरे फूफा कहते हैं कि मेरे से अंग्रेजी में कह रहे थे, उसका तर्जुमा ये है जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिलती तो कुछ तो किया करो। मैंने कहा अंकल मैं कर रहा हूँ, मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, दिन रात लगा रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ, इससे बढ़ के मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो उसके जो फूफा हैं वो कहते हैं वेल यू कैन वॉक द डॉग। मैंने कहा जी, आई सेड यू कुड वॉक आवर डॉग, मतलब तुम हमारे कुत्ते को बाहर चलाने के लिए लेकर जा सकते हो। यहाँ पर नाजरीन ये होता है नए आने वालों को या जिनको यहाँ के कल्चर का अंदाज़ा नहीं हो, ये है कि लोगों ने पेट्स रखे होते हैं डॉग्स, तो उनको जाहिर है कि सारा दिन घर में तो नहीं रख सकते, बाहर भी लेकर जाना होता है। फिर एट द सेम टाइम हर कोई मसरूफ़ होता है, सबकी अपनी अपनी जॉब्स होती हैं, तो टाइम निकालना मुश्किल होता है, कभी वेदर बहुत एक्सट्रीम होता है। तो कहते हैं कि उनकी मर्ज़ी ये थी कि उन्होंने जो डॉगी रखा हुआ है तो मैं जब तक घर पर हूँ तो उसको डेली बाहर लेकर जाया करूँ। मैंने कहा अंकल आई हैव नेवर डन दिस। तो वो कहते हैं कि वेल देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। कहता है कि बिलाल भाई मेरी बिल्कुल इस तरह की तबीयत नहीं है, आई हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट इट, लेकिन आई एम नॉट कंफर्टेबल विद डूइंग सच थिंग्स, मैंने कभी किया नहीं। तो बहरहाल मुझे करना पड़ा। तो इन रिटर्न मैंने कहा कि आपको उन्होंने कुछ ओपनली कहा, कहते हैं कि ओपनली नहीं, ओपनली तो यही कहा कि तुम्हें हमारी वजह से सिटीजनशिप मिल रही है, लेकिन उनके एटीट्यूड में ये भी है कि हमने तुम्हें रहने के लिए जगह दी हुई है। मैं तो नहीं चाहता था कि मैं घर दामाद बनूं, लेकिन मेरे अब्बू का इसरार था कि तुम ख़ानदान में शादी करो, और अम्मी भी कह रही थी कि अच्छा है कनाडा में कर लो, तुम्हें यहाँ की शहरियत भी मिल जाएगी। तो मैं तो अपने पेरेंट्स के कहने में आकर यहाँ आ गया। फिर मैंने खुद भी सोचा हुआ था कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैंने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ है, कनाडा जाऊँगा तो उम्मीद है कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो वही जॉब जो मैंने सऊदीया में जाकर करनी है तो कनाडा में जाकर करूँ। अक्सर मैंने देखा है लोगों की कोशिश होती है सऊदीया, दुबई वगैरह जाकर भी उसके बाद कनाडा की किसी तरह से इमिग्रेशन ले लें। तो मुझे खुद भी ये रास्ता लग रहा था, मैं क्यों झूठ बोलूं, लेकिन यहाँ आया हूँ तो बहुत ही मुश्किल हालत आता है। मैंने कहा कि चले वो तो पहले दिन जो हुआ सो हुआ, तो आपकी बीवी के साथ आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग हुई उसके बाद? कहते हैं कि बिलाल भाई वो बहुत ही प्रोफेशनल लड़की है। मैं ये नहीं कहता कि वो बुरी लड़की है, लेकिन वो बिल्कुल अपने काम पर फोकस्ड है। सुबह 12 बजे उसकी शिफ्ट शुरू होती है, रात के 8 बजे तक वो चलती है। बीच में उसको 15-15 मिनट्स की ब्रेक्स होती हैं जिसमें वो अपने निकल कर स्नैक्स बनाती है। जब वो रात को 8 बजे फारिग होती है उसके बाद वो जिम जाती है, और जिम से वापस आती है तो वो कंप्यूटर पर 1-2 घंटे स्पेंड करके उसके बाद वो सो जाती है। मैंने कहा आप लोग इकट्ठा खाना खाते हैं? कहते हैं नहीं, 6 महीने हो गए हैं हमें,
लेकिन सिर्फ वीकेंड पर भी संडे के अलावा मैं कभी उसके साथ बैठकर खाना नहीं खा पाया, क्योंकि वो बहुत मसरूफ़ होती है। वीकेंड्स पर सैटरडेज़ को उसने अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर्स रखे होते हैं, या वो कहीं कोई आउटडोर एक्टिविटी करने के लिए चली जाती है, कभी बाइकिंग के लिए चली जाती है, कभी उन्होंने कोई पिकनिक अरेंज की होती है किसी स्पॉट पर, वहाँ पर सब फ्रेंड्स मिलते हैं। मैंने कहा कि उन फ्रेंड्स में आपको भी लेकर जाती है साथ? कहते हैं कि नहीं, मैंने 1-2 दफ़ा जाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी बातों से मुझे ये अंदाज़ा करवा दिया कि तुम भी वहाँ पर बोर हो गए हो, तुम्हें लोगों की समझ नहीं आएगी, तो तुम रुको ना यहाँ, ये वाली मूवी देख लो और ये कर लो वो कर लो। मुझे 10 काम बता जाती है कि ये कर लो, जॉब्स के लिए अप्लाई करो, तुम यूज़ दिस टाइम टू फाइंड जॉब्स। तो उसकी ये कोशिश है मुझे बस जॉब मिल जाए और मैं उसमें वेस्टेड रहूँ, और उसके अलावा उसकी मेरे साथ कोई अंडरस्टैंडिंग, जिसको बोलते हैं कि जज्बाती वाबस्तगी या किसी किस्म का अपनाइयत, वो अभी तक नहीं हुई। बस ये है कि जब वो फारिग होती है तो रात को हम इकट्ठे एक बेडरूम में होते हैं। उसके अलावा 8 बजे शिफ्ट खत्म होती है तो वो सुबह लेट उठती है, तो शी गेट्स अप अराउंड 10 o'clock, और उसके बाद उसकी बड़ी एक अपनी डाइट रूटीन भी है, कोई कीटो डाइट फॉलो कर रही है, तो अपने जो खाने हैं वो भी उसके अलग ही होते हैं। उसके खाने मैं तो खा नहीं सकता, सिर्फ उसकी कोशिश होती है कि लो कार्ब, लो फैट, लो शुगर किस्म का खाना खाए। तो किसी तरीके से भी हमारी वो चीज़ जम नहीं पा रही, इकट्ठे हो नहीं पा रहे हम। मैंने कहा ये तो वाकई एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि आपको कम से कम खाना तो इकट्ठा खाना चाहिए। ऐसी फैमिली जो इकट्ठे खाना भी नहीं खाती, तो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि वो एक आपस में जज्बाती वाबस्तगी डेवलप कर सकें या कोई उनमें अंडरस्टैंडिंग हो। तो कहते हैं कि बिलाल भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। देखने वालों को लगता है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है, तुम्हें बैठे बिठाए कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई है, तुम इतने अच्छे घर में जाकर रह रहे हो, गाड़ी देखो तुम्हारी, और जॉब भी मिल जाएगी, तो हमें देखो हम अभी जॉब्स ढूंढ रहे हैं, ये वो। लेकिन बिलाल भाई मुझे पता है कि जहाँ मैं आया हूँ वहाँ किसी को मेरी कदर नहीं है। आई एम मोर लाइक अ फिल इन द ब्लैंक, जो वो लोग काफ़ी अरसे से ढूंढ रहे थे अपनी बेटी के लिए रिश्ता, तो बिल आखिर उनको लगा कि अब वो वक्त आ गया कि हमें कुछ जल्दी डिसीजन ले लेना चाहिए, बिकॉज वक्त बहुत हो गया है। तो इस वजह से उन्होंने, मुझे लगता है कि मेरे साथ शादी की। मैंने कहा कि आपकी बीवी आपसे उम्र में छोटी है, वुड यू माइंड टेलिंग मी योर एज? कहते हैं कि मेरी एज इस वक्त 32 ईयर्स है और मेरी वाइफ की एज है 38 ईयर्स। कहते हैं कि पॉसिबली उनको लगा कि मैं कोई डिसीजन ले लेना चाहिए, इस वजह से उन्होंने मुझे चुन लिया, वरना इसके अलावा कोई रीज़न नहीं था। तो मुझे बताएं कि इन दिस सिचुएशन वेयर आई फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम द पीपल इन माई होम, और ऑल्सो मुझे लगता है कि अगर मुझे इस तरह प्लेट में सर्व होकर नेशनैलिटी ना मिलती या कनाडा ना भी आता, तब भी मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहता। चाहे मैं पाकिस्तान में होता, चाहे मैं सऊदी होता, कहीं भी होता, मैं अच्छा भला लायक हूँ। मेरा GPA 3.7 है 4 में से। मेरा मास्टर्स में भी बहुत अच्छा ग्रेड था, और मुझे जॉब की ऑफर हुई थी जिसको मैं छोड़कर कनाडा आ गया अपनी शादी की वजह से। तो आई कुड हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माय ओन, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं थी किसी सहारे की। मैंने कहा कि इरफान देखो, जो हुआ सो हुआ। अब आप सुने कि मैंने उसको बताया क्या। मैंने कहा कि जो हुआ सो हुआ, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, जो हो गया अब तुम्हारे नसीब में था, अल्लाह ताला ने जिसके साथ लिखा होता है उसी के साथ होता है। As long as your wife is not a bad person, she does not make you feel down. कोई दूसरा तीसरा जो भी बोलता है वो एक अलग बात है, लेकिन at the end of the day या in the long run या in the grand scheme of things it's you two. तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उसके साथ compatibility है तो bear with her, और अगर नहीं भी है तब भी bear with the situation, क्योंकि देखो तुम्हें यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी या मिल गई होगी, तुम यहाँ अपने आप को डेवलप करो। सबसे पहली बात है अच्छी जॉब ढूंढो। एक बार तुम्हें जब जॉब मिल जाएगी ना, तो इतना वक्त ही तुम्हारे पास नहीं होगा इन लोगों के साथ स्पेंड करने में, तुम्हारा अपना ध्यान भी उस तरफ लग जाएगा। ये उम्र का फ़र्क, ये कल्चर का फ़र्क, ये पहले सोचने वाली बातें थी। अब तो शादी हो गई, अब इधर आ गए हो, तो अब अपने आप को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करो। और एक बात ध्यान में रखो, हो सकता है कि तुम्हारी ये शादी चले, हो सकता है ये शादी ना चले। होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। और वर्स्ट के लिए तुम उसी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो कि अपने आप को यहाँ आकर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करो। एज एन इंजीनियर आए हो, तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तुमने मास्टर्स भी किया हुआ है, यहाँ आकर प्रोफेशनल इंजीनियरिंग का लाइसेंस ले लो, PMP कर लो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल। उसके अलावा और कोई सर्टिफिकेशन, अभी कोई सर्टिफिकेशन यहाँ पर काफ़ी
मानी जाती हैं, ये इनके सेट क्राइटेरिया होते हैं कि अगर किसी ने ये किया हुआ है तो उसमें सर्टेन लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस तो है ही, तो दे स्पीक फॉर यू ऑन योर बिहाफ जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो। तो तुम्हें बहुत अच्छी 6 फिगर जॉब मिल सकती है, इससे ऊपर भी जॉब मिल सकती है, तो हासिल करने की कोशिश करो, अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस बिल्ड करो, यहाँ पर अपना नेटवर्क डेवलप करो, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाओ, घूमो फिरो, देखो, एंजॉय करो जिंदगी को। अगर तुम्हें कोई नहीं लिफ्ट करा रहा ना, जस्ट टेक दैट टाइम फॉर योरसेल्फ और अपनी एक खुद में एक दुनिया बना लो। मतलब यू शुड बी सफिशिएंट फॉर योरसेल्फ। अगर कहीं से तुम्हें नहीं भी लिफ्ट मिल रही, ऐसे हो जाओ कि तुम्हें उनके घर में ना रहना पड़े। सबसे पहली बात है कि ये जो घर दामाद बनकर तुम रह रहे हो उनके साथ, गुड फॉर टाइम बीइंग, लेकिन कोशिश करो कि इंडिपेंडेंट हो। वहां से निकल कर तुम खुद का अपने लिए घर ढूंढो, उसमें जाकर रहो और अपनी बीवी को अपने साथ में रखो, तो यू विल स्टार्ट टू फील बेटर अबाउट योरसेल्फ। तुम्हारी सेल्फ एस्टीम इससे इम्प्रूव होगी। और नेगेटिविटी जो तुम फील कर रहे हो, ये लोगों की बातें तुम्हें इस वजह से सुननी पड़ती हैं, उनके रवैये इस वजह से देखने पड़ते हैं, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली सराउंडेड बाय देम। तो जब तुम्हारी अपनी खुद की ली हुई जगह होगी, चाहे किराए पर है या जैसे भी है, तो उसमें तुम्हारे पास ऑटोनोमी होगी, रूल्स तुम्हारे होंगे, स्पेस तुम्हारी होगी और बात तुम्हारी चलेगी, तो कोई तुम्हें सुना कर नहीं चला जाएगा। तो उस तरफ अपना ध्यान लगाओ। अब अगर तुम यहाँ से अपने कदम निकाल कर बैक फुट पर जाते हो ना, तो एक बहुत जिंदगी के साथ ये ट्रॉमा है जो लास्ट करता है। तो कोशिश करो जहां आ गए हो वहां बहुत लोग आना चाहते हैं। अल्लाह ने तुम्हें अगर यहाँ पहुंचा दिए तो बस खुद को अब यहाँ से आगे लेकर चलो और फिलहाल सब्र करो और बस चुप करो। कोई अगर कुछ तुम्हें बोलता है, आगे से स्नैप करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को सुनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को शट अप कॉल देने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट खामोशी से अपने हदफ पर ध्यान दो, अपने गोल पर फोकस करो और नमाज पढ़ा करो, सब्र करो और बस चुपचाप एक्सेल करने की कोशिश करो। तो नाज़रीन, मेरा तो यही मशवरा है इरफान के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपके पास कुछ बेहतर मशवरा है उसको देने के लिए तो ज़रूर अपनी राय से आगाह करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।